हाँ, तो मैंने एक बार फिर क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स पार्ट लेके, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? तो हमने बताया था गोली दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग होता है जिसकी एक तरफ रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस दर्पण से, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। तो देखो, मान लो ये कोई एक दर्पण, ये दर्पण जो है इसके इस तरफ रेड ऑक्साइड का पेंट है। तो बताओ ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। गोली दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो, तो इस दर्पण में ये जो मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव अर्थात पहला पॉइंट ध्यान देते हैं हम, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? देखो, पोल ऑफ मिरर, तो मैं बता देता हूं आपको दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है, ये कौन सा तल है? परावर्तक तल है। इसके मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द पोल ऑफ मिरर। क्या कहते हैं? पोल ऑफ मिरर। ठीक है, समझ में आया? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ लीजिए आप, ये भाई ये क्या है? ये दर्पण है, ये गोली दर्पण है। कौन दर्पण है? गोली दर्पण। गोली दर्पण में अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर हम एक उत्तल दर्पण भी बना दें, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण भी बना दें, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ इसको, और इस तरफ ये पेंट है, ये इसका मध्य बिंदु। तो गोली दर्पण का परावर्तक तल, ये तल कौन से? ये परावर्तक तल है। परावर्तन के मध्य बिंदु को, जो मिडिल पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? जो मिडिल पॉइंट है, ये सेंटर है, इसको कहते हैं पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, पोल ऑफ मिरर। दूसरी बात हम आपको बताते हैं मुख्य अक्ष। क्या बताते हैं? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। क्या बताते हैं? मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो देखो, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समान, ये जो है, जो प्रकाश किरण, ये कोई एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, जो कहां से होकर जा रही है? जो ध्रुव से होकर जा रही है। कहां से होकर जा रही है? ध्रुव से होकर जा रही है। और कहां से होकर जाए? तो ये वक्रता केंद्र से होकर, यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र सी। यहाँ पर एक बिंदु है, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र क्या होता है? अभी बताते हैं। तो ध्रुव, ये समझ लीजिए मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष वह रेखा, वह लाइन जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ठीक है, अब देखो, आप समझिए वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
अर्थात वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो देखो हमने आपको कल क्या बताया था, आपको ध्यान हो, हमने आपको बताया था जो गोली दर्पण है ये क्या है? कांच का एक खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला है, उसी से काटा गया है। कांच के एक खोखले गोले से काटा गया है, तभी तो गोली दर्पण बना है। तो जिस गोले से हमने इसको काटा है उस गोले की जो उस गोले का जो केंद्र होता है वो होता है वक्रता केंद्र, और उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। समझ लीजिए वक्रता त्रिज्या क्या है। तो इस वक्रता केंद्र से और इस ध्रुव तक की दूरी को, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अब चौथा पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? तो जो हमने आपको बताया अभी, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया है, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं, वक्रता केंद्र को C से व्यक्त करते हैं। ये मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष। और ये पोल ऑफ मिरर, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसको P से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब आपके ये चारों परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। देखो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या हमने बताया था? हमने बताया था दर्पण का ध्रुव। तो किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बताया मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश में ये जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, तो उस गोले की त्रिज्या जिससे दर्पण काटा है, आप ऐसे समझ लीजिए आसान शब्दों में, उस गोले की त्रिज्या जिससे दर्पण काटा है उसको क्या कहेंगे? या इसको ऐसे कहते हैं उस दर्पण की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है। दर्पण उसी गोले का तो भाग है, उसी की त्रिज्या का हम ले लेंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगी। और उसी गोले के अगर केंद्र को ले लेंगे तो वो इसका छेद निकल के आ जाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। केंद्र को C से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अगला तुम्हारा जो पॉइंट है वो है मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो, अगर प्रकाश किरण ये वाली लाइन जो है वो है मुख्य अक्ष। अगर प्रकाश किरणें इसके समांतर आए, मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अगर आती हैं इस तरीके से, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं क्या? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। क्या आप समझ लीजिए इसकी परिभाषा क्या है? तो मैं बताता हूँ, आप नोट करिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलके जाती, होके जाती हैं, या जाती हुई, या उस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। जिस बिंदु पर या तो वास्तव में जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को
क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो सर, आप लोग कहोगे सर यहाँ तो वास्तव में होके जा रही है, लेकिन जाती हुई प्रतीत कहाँ होती है। तो देखो अगर हम इस प्रकार इस दर्पण की बात करते हैं, तो यहाँ अगर प्रकाश करें ये आ रही है इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर, तो ये प्रकाश कर रहे हैं। वास्तव में तो यहाँ से ऊपर जाती है, वापस चली जाती है, लेकिन इधर से जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से ऊपर जाती है, प्रतीत होती है, इस बिंदु से। ठीक है, तो ये इधर इधर जा रही थी, लेकिन ये इधर वापस लौट गई, ये प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन आती हुई प्रतीत कहाँ से हो रही है, इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ प्रतीत हो रही है और यहाँ वास्तव में होके जा रही है। तो ये दोनों प्रकाश, ये दोनों जो बिंदु हैं, ये इधर वापस है, ये इधर वापस है। ठीक है, ये इधर वापस है। तो इस बिंदु और इस बिंदु, इन बिंदुओं को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखो मैं फिर बताता हूँ एक बार, मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। ठीक है, मुख्य अक्ष आपको बता चुके हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से या तो होकर जाती है या उससे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या तो उससे होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर किस में होके जाती है, किस में जाती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में होकर जाती है और अवतल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इन कॉनकेव मिरर रियल वास्तव में होके जाती है और कॉन्वेक्स में जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आभास होता है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या होती है। तो देखो हमने फोकस जान लिया। फोकस दूरी को हम कहते हैं दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से, कहाँ से, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आसान है, बहुत सरल है, आप समझ लीजिए। ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है, इस फोकस से ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव। तो ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, समझ में आया। फोकस दूरी क्या होती है, तो दर्पण के फोकस से, किससे, फोकस से और ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब हम बात करते हैं दर्पण का द्वारक। किसकी बात करते हैं, दर्पण का द्वारक। ये बहुत ही एपर्चर। दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो देखो ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो परावर्तक तल है, दर्पण का परावर्तक तल के, इसको हम यहाँ साफ कर देंगे। चलो इसको हटा देता हूँ मैं। ये कोई दर्पण है। तो देखो इसका जो ये वृत्ताकार तल है, ये इसका हम यदि सीधा व्यास याद करते हैं तो ये है दर्पण का द्वारक। क्या है, दर्पण का द्वारक। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। देखो बताते हैं, दर्पण पे जो वक्राकार सीमा है दर्पण की, इसको हम क्या कह रहे हैं, परावर्तक तल कह रहे हैं। तो परावर्तक, वक्राकार जो परावर्तक तल है उसका सीधा जो रेखा खींच दी जाएगी, व्यास, सीधा व्यास, इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दर्पण का द्वारक। द्वारक, ठीक है, क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब आप देखो ये आपकी जो प्रमुख परिभाषाएं हैं जो दर्पण से संबंधित हैं आपकी पूरी हुई। एक बार फिर मैं रिवीजन कराता हूँ, एक बार जल्दी से आप मेरे साथ देखिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला हमने आपने पढ़ा था, वो था क्या, ध्रुव।
क्या पढ़ा था? ध्रुव, पोल। दूसरा आपने ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपने दूसरा क्या पढ़ा? आपने पढ़ा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तीसरी परिभाषा आपने पढ़ी, वो पढ़ी थी क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ी थी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो देखो, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, या उस गोले की त्रिज्या जिससे दर्पण काटा गया है, उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अगला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र। क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, या उस गोले के केंद्र को जिससे दर्पण काटा गया है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है। पांचवा आपने क्या पढ़ा था? पांचवा आपने पढ़ा था मुख्य फोकस। पांचवा क्या पढ़ा था? मुख्य फोकस। तो देखो, मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से या तो ऊपर मिलती है या प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस क्या? फिर मैं बता देता हूँ एक बार। दर्पण से वो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु के ऊपर जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में वास्तव में जाती है, उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट हमने आपको बताया था फोकस दूरी। क्या बताया? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सातवां हमने क्या पढ़ा? सातवां हमने पढ़ाया दर्पण का द्वारक। क्या पढ़ा? दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? जो वक्रता तल होता है उसकी सीधा जो व्यास होता है, वक्रता तल, किसी दर्पण का वक्रता तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये प्रमुख परिभाषाएं थी आपकी जो दर्पण से संबंधित थी। इन सारी परिभाषाओं को अगर आप याद कर लेंगे तो आप इससे संबंधित जो भी आपकी चीजें आगे आएंगी उन सबको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब है हमारा चिन्ह परिपाटी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? चिन्ह परिपाटी। तो आप देखो इसको कैसे समझोगे, इसको मैं बता देता हूँ। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि कौन सी दूरी कब ली जाएगी, कब धनात्मक ली जाएगी, कब ऋणात्मक ली जाएगी, कब क्या दूरी ली जाएगी, कहाँ वस्तु रखी होती है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, वो सारी दूरियाँ, और कब कैसे ली जाती है। ठीक है, तो देखो चिन्ह परिपाटी क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। साफ से समझ लीजिए, केवल एक बार समझ लेंगे अच्छे से आपको तैयार। देखो ये कोई दर्पण, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी। और इसका ये क्या है? डाइपोल ध्रुव। इसका ये क्या है? वक्रता केंद्र। इसका ये क्या? फोकस है। ठीक है, ये ध्रुव है। प्रत्येक जो दर्पण होते हैं उन पर प्रकाश किरणें जो होती हैं हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। किधर से डाली जाती है? बाईं ओर से। दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। आप ये चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या? दर्पण से प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है, आगे देखो, पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा, दर्पण पर सभी दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। अर्थात यहाँ से हम कोई दूरी मापेंगे तो यहाँ से मुख्य अक्ष से मापना शुरू, मुख्य अक्ष के समांतर मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापी जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो क्या हम इससे हम कहना क्या चाहते हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ रखी है, कोई वस्तु यहाँ रखी है, कोई वस्तु रखी है, मान लो ये पैर, तो इसकी दूरी हम नापेंगे तो यहाँ से मापी जाएगी, यहाँ से ये दूरी कितनी दूर है। ठीक है, और दर्पण से अगर कोई भी दूरी बाईं ओर मापी जा रही है, दर्पण के ध्रुव से किधर? बाईं ओर मापी जा रही है, तो वो दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? इधर चलेंगे तो ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। अगर इधर कोई दूरी मापी जा रही है तो वो धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। ठीक है, इधर बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु यहाँ की ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर, तो दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा आप समझ लीजिए। दर्पण से बाईं ओर की दूरी धनात्मक, दर्पण को ऋणात्मक,
दर्पण से दाईं ओर की दूरी धनात्मक। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर, जैसे वस्तु ये रखी है, ये यहाँ वस्तु रखी है, यहाँ समझ रहे हो, यहाँ वस्तु रखी है तो ये धनात्मक, ये दूरी कैसे ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। अगर ये वस्तु यहाँ रखी है यहाँ, तो ये दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। अर्थात मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक ली जाएगी, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। समझ में आया, मुख्य अक्ष से ऊपर, चाहे इधर रखी हो, चाहे इधर रखी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इन्हें नोट करना है आपको, मैं पूरी बता रहा हूँ, ठीक है, नोट आपको करना है। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट बता देता हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि अगर ये दूरी इस पॉइंट से इस तरफ माप रहे हैं, तो देखो ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये फोकस यहाँ है, तो ये फोकस दूरी यही तो होगी अवतल दर्पण की, और ये इधर मापी जा रही है। अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसकी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, समझ में आया। इससे क्या पता चला कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, आप देखो दर्पण से मान लो ये वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम u से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, u से। किससे व्यक्त करते हैं, u से। अर्थात u क्या है, u वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। और इसका मान लो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये, तो ये प्रतिबिंब की दूरी जो है इसको हम v से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, v से। यहाँ लिख दोगे अगला पॉइंट, यहाँ लिख दोगे अगला पॉइंट, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u से व्यक्त की जाती है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v से व्यक्त की जाती है। किससे, v से। और फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f। ठीक है, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में नहीं आए तो वापस एक बार फिर रिवीजन कीजिए, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और एक बार समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, साइंस पढ़ रहे हो तो हो सकता है चीजें एक बार समझ में ना आए, आप रिवीजन करो, 2-3 बार रिवीजन करोगे बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, घर बैठ के आराम से तैयारी करो अच्छे से, और अगर आपको अच्छा लगे, सेशन समझ में आए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, जिससे आपके जो और साथी हैं उनको भी पढ़ने में मदद मिले, घर पर बैठ के आराम से तैयारी कर सकें। ठीक है।